जय हिंद। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। दर्शकों, भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज पूरा देश हमारी भारतीय वायुसेना के गौरवशाली ऐतिहासिक दिन स्थापना दिवस को मना रहा है, उत्साह से, ऊर्जा से, उमंग से। आइए आज इस विषय पर बात करते हैं एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त से। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारा सौभाग्य है आज श्रीवास्तव साहब एयर मार्शल हमारे साथ हैं। ताज़ा करते हैं हमारे वायुसेना के इतिहास की कुछ यादें और उनके शौर्य और पराक्रम की दास्तानें। स्वागत है एयर मार्शल ए.पी. श्रीवास्तव साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज वायुसेना दिवस के अवसर पर बड़ी खुशी हो रही है, आप हमारे साथ हैं और आपने एक लंबा समय अपने सेवा काल का देश को दिया है, भारतीय वायुसेना को दिया है। क्या कुछ यादें हैं भारतीय वायुसेना की आपके साथ? हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये दिन जो है हम सब वायु योद्धाओं के लिए, और मैं तो कहूँगा पूरे देश के लिए, तीनों सेनाओं के अधिकारियों और जितने भी लोग काम करने वाले कर्मचारीगण हैं, सैनिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना, दिवाली, होली जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, उसी तरह से हम वायु योद्धाओं के लिए 8 अक्टूबर भी जो है एक अलग ही दिन लगता है। ऐसा लगता है कि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जी, अच्छा, 8 अक्टूबर का ही दिन क्यों चुना गया? इसके पीछे कुछ इसकी पृष्ठभूमि है? ये तो 1932 की बात है। 8 जी। अक्टूबर को ये रॉयल एयरफोर्स से जो है इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ था। नॉट इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स का गठन हुआ जी। और उसके बाद से एयरफोर्स ने जो अपनी जर्नी शुरू करी तो वो आज तक जो है वो रुकी नहीं है। बहुत सारी शौर्य गाथाएं हैं हमारे वायुसेना की, बहुत सारी कहानियां हैं। यदि वो शुरू की जाए तो शायद उसका अंत बड़ा समय मुश्किल कम हो जाएगा, पड़ेगा। समय कम पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो शुरुआत हुई थी इसकी, जैसे मैंने भी बताया कि 8 अक्टूबर 1932 में। जी। और कुछ ऑफिसर्स को और कुछ वायुसैनिकों को ट्रेंड किया गया रॉयल एयरफोर्स के साथ में। जी। और 1 अप्रैल 1933 को जो है पहला एक स्क्वाड्रन बना था। वायुसेना के इतिहास में यदि हम और पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड वार 2 में वायुसेना के पायलट जो थे उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, करतब दिखाए। और जापान जो एक ऐसा फोर्स उस समय उभर के आ रहा था जिसने सिंगापुर को हरा दिया था, सिंगापुर को पूरी तरह कैप्चर कर लिया था, वो धीरे धीरे वर्मा की तरफ बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि और भी आगे बढ़ेगा। तो उस समय जो है रॉयल एयरफोर्स की तरफ से हमारे भारतीय पायलट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जापान को रोक लिया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। और उस समय तो जो जहाज़ों का यदि जिक्र करें तो जहाज़ भी ऐसे पिस्टन इंजन वाले छोटे छोटे जहाज़ होते थे, लेकिन उसके अंदर जो पायलट थे उनका जज्बा ऐसा था कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि टेक्नोलॉजी पुअर है, उधर से जापानीज इतने स्ट्रांग हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करके उन्होंने जो है वो। बिल्कुल। आपने जहाज़ों की बात की पीके श्रीवास्तव जी, तो मुझे याद आ रहा है 1932 में ही शायद वेस्टलैंड वापती हमारे यहाँ एक विमान आया था जो भारतीय आकाश में उड़ा था। और वहाँ से लेकर के आज हम अगर बात करें तो राफेल तक, वो एक यात्रा, विमानों की यात्रा ऐसी रही है जिसमें से कई विमानों में आपका वास्ता रहा है। तो क्या कुछ यादें हैं उन विमानों की, और वेस्टलैंड वापती से राफेल तक हम कितने शक्तिशाली होकर उभरे हैं वैश्विक स्तर पर? बहुत ज़्यादा आपने जो है वो ऐसी बात छेड़ दी, क्योंकि मेरा पूरा वायुसेना का जीवन ही जो है जहाज़ के साथ जुड़ा रहा जी। तो वापसी से राफेल तक की जो यात्रा है बहुत लंबी, चैलेंजिंग लेकिन सफल यात्रा है। गौरवशाली इतिहास लेकर गौरवशाली इतिहास है, जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। क्योंकि उस समय भी जो पराक्रम दिखाया गया, भले ही उस समय जहाज़ों की कैपेबिलिटी बहुत उतनी अच्छी नहीं थी आज के मुकाबले। जी जी। और अब यदि जो लेटेस्ट ऑपरेशन वायुसेना ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था वो था कारगिल।
कारगिल में मिराज 2000 ने जो करतब दिखाए और जो शौर्य दिखाया, हाँ। वो काबिल तारीफ है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, ये गौरवपूर्ण इतिहास है। और वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है, नभम स्पृशम दीप्तम, जी, तो गर्व के साथ आसमान को छूने का मादा, वो जज्बा हमारे वायु सैनिकों में ही हो सकता है, जिस शौर्य के साथ वो आसमान को छूते हैं और वहाँ पराक्रम दिखाकर पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। क्या कुछ यादें हैं ऐसी जो भारतीय वायुसेना ने, जो युद्ध हुए हैं देश के आन बान शान के लिए, जी जान से अपना शौर्य दिखाया? बिल्कुल। देखिए, यदि हम अगर 47 से ही बात करें, हाँ 47 से बात करें तो एक तो सबसे पहला बड़ा रोल जब कवालियों का आक्रमण हुआ था श्रीनगर में, कश्मीर, तो डकोटा एयरक्राफ्ट में जो है सैनिकों को भर के वहाँ रनवे जो कि पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, करीब करीब कैप्चर हो ही गया था कवालियों के, तब भी उस समय रनवे के ऊपर उस जहाज़ को उतारना ये एक बहुत बड़ी कर्तव्य और बहुत ही भारत के प्रति निष्ठा और एक शौर्य की बात है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण था जी ये जी काम। जी, वो बहुत चुनौती थी और उस चुनौतियों को जो है अच्छी तरह प्लान किया गया और एग्जीक्यूशन किया गया। जी, उसके बाद तो फिर यदि आप देखते चले आए, 62 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, लेकिन 65 और 65 हो, 71 हो, 99 कारगिल हो, वायुसेना का कीर्तिमान हमेशा निखर कर आया है। आपको मैं बताऊं, 71 वॉर में जो जी। काम वायुसेना ने किया है, बिल्कुल, वो पूरे विश्व में उसकी तारीफ हुई। और ये तक हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट जहाज़ था उसको बोला गया कि एक पर्टिकुलर टारगेट, खासकर राज्यपाल, बांग्लादेश में राज्यपाल के वहाँ पे कुछ मीटिंग होने वाली थी और ये ट्रांसपोर्ट जहाज़ को बोला गया कि आपको उसको कैप्चर करना है, आपको बॉम्ब गिराना है। तो रातों रात जो है उस ट्रांसपोर्ट जहाज़ में बॉम्ब गिराने की टेक्निक जो है वो लगाई गई। अच्छा, हाँ, आप देखें कि ट्रांसपोर्ट जहाज से बम गिराना उस समय, बहुत खासकर 71 में, आजकल तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट जहाज आ जी गए जी हैं, जी, लेकिन उसको मॉडिफाई करना, जहाज से क्या बम बात। गिराना, ये एक बहुत ही बड़ी, और बहुत वो बड़ी रातों रात लगाई गई और सफल हुई वो। सफल हुई। ये तक जो है कुछ मैंने किताबों में पढ़ा जी, था कि जब बम गिराए गए तो कई पाकिस्तानी इतना बुरी तरह डर गए कि वो टेबल और कुर्सी के नीचे छुप गए, जैसे कोई बम जो है टेबल कुर्सी के नीचे नहीं जी आ जी सकता। जी लेकिन ऐसी भगदड़ मच गई थी। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये जी। 71 वॉर में। और ये भी हमारी भारतीय वायुसेना का एक सिद्धांत कहिए, उसूल है और मानवीय दृष्टिकोण है कि इतनी भयंकर युद्ध में उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही आक्रमण किए, नागरिक ठिकानों को महफूज रखा पाकिस्तान बिल्कुल से। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना इन सब बातों का जो है बहुत मतलब ज्यादा जंग के दौरान ये मानसिकता भी दिमाग में रखना, जहन में, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। वरना आमने सामने में मरने मारने वाली बात आती है तो फिर आदमी सब कुछ भूल जाता है। हाँ, और वायुसेना का यदि आप रोल देखें तो ये इतने 1000 फीट से यदि बॉम्ब, रॉकेट या मिसाइल गिराई जाएंगी तो नीचे कौन आ गया बीच में, ये बातें ध्यान में रखना बहुत वो मुश्किल है। आकाशीय दरमियानी लेकिन आप देखिए वायुसेना इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखती है। यदि हम उसके बाद हम आगे चलते हैं, 71 के वॉर में जो है जो भी कुछ हुआ, उसके बाद में एक ऑपरेशन आया, कारगिल ऑपरेशन। कारगिल ऑपरेशन आया। मैं थोड़ा सा 71 वार पे आपकी याद और ताज़ा करना चाहूँगा। नेट और सेवर जेट की जो जंग थी, हमारे फ्लाइंग ऑफिसर वायुसेना के निर्मलजीत सिंह सैखो साहब का शौर्य अद्भुत था। और परमवीर चक्र, एकमात्र वायुसेना को परमवीर चक्र दिलवाने का गौरव उन्होंने हासिल किया। नेट का यदि, चूंकि मैं तो उस स्क्वाड्रन में रह चुका हूँ, अच्छा, हंटर स्क्वाड्रन एक हुआ करता था जिसने भी बहुत तहलका मचाया था। बिल्कुल। यदि लोंगेवाले का युद्ध आपको याद हो, उस पर एक फिल्म भी बनी है, बॉर्डर। तो उसमें भी दिखाया कि हंटर ने किस तरह से तबाही मचाई थी। इतने सारे टैंक, हजारों की, सॉरी, सैकड़ों की तादाद में जो है वो टैंक उनके नष्ट हुए थे। तो ये जो नेट जो जहाज था, जिसका बाद में नाम अजीत रखा, जो HAL ने बनाया, वो इतना छोटा सा जहाज था। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये स्टूडियो में वो जहाज आ सकता था। अच्छा अच्छा। इतने छोटे जहाज को लेके इस तरह का करतब दिखाना, अच्छा, ये भी एक कला है, चमत्कार है, या एक जज्बा है वायु सैनिकों का कि इतने छोटे से जहाज में, जितना छोटा साइज था, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखो का कद लंबा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने कहीं पढ़ा है कि उनकी जिद थी कि भले ही जगह नहीं है स्पेस में, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल उनको जो है जितने सलूट किए जाएं परमवीर चक्रवर्ती जी को, मतलब सब कुछ कम है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपकी जो यात्रा आरंभ हुई वायुसेना के साथ, उसकी किस तरह से स्मृतियाँ आप ताज़ा करते हैं? शुरुआत में कैसा आपको लगा? हम आपके एक सिविलियन के नाते ही देखते हैं, जब आप स्टूडेंट थे और वहाँ से जब वायुसेना में प्रवेश आपने लिया, फिर किस तरह से परिवर्तन अपने आप में महसूस किए? और सब कुछ बदल जाता है, जो ट्रेनिंग होती है
वो एक सैनिक को तैयार करने में बहुत भूमिका निभाती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। है। जी सर। इंजीनियरिंग करने के बाद में ये मेरा एक मन था कि मैं तीनों सर्विसेज में से किसी भी सर्विसेज में जाऊं। मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ज्वाइन किया था, वहाँ पे एयरफोर्स वालों के टच में मैं आया और मैंने फिर मन बना लिया कि मैं भारतीय वायुसेना में जाऊँगा। इनिशियल ट्रेनिंग जो है बेंगलोर में होती है और बेंगलोर में ट्रेनिंग करने के बाद में चूँकि ट्रेनिंग में मेरा अच्छा वो रहा, परफॉर्मेंस रहा, तो मुझे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पोस्टिंग दी गई। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं सबसे पहले उस जहाज़ों के स्क्वाड्रन में गया जिस जहाज़ों का नाम था हंटर। और उस हंटर ने, जैसा मैंने ये बताया, जैसलमेर के युद्ध में जो है, लोंगोवाला के युद्ध में हंटर ने तबाही मचा दी थी। जी बिल्कुल। जब मैंने उस हंटर एयरक्राफ्ट को पहली बार देखा तो मैं निशब्द था। मेरी समझ में रहा था कि मैं इस जहाज़ को, मैं जब मैंने उस जहाज़ को छुआ तो वाकई मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी, बहुत सम्मान की बात थी। जी। उस जहाज़ में मैंने बहुत साल काम किया और ये मेरा सौभाग्य था। और एयरफोर्स ने मुझे एक मौका भी दिया कि उस जहाज़ में, हमारे यहाँ जैसे जहाज़ का एक स्क्वाड्रन हो गया, उसके बाद में उसी जहाज़ का थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जो है वो एक BRD कहलाता है हमारे यहाँ, जहाँ पे उसका हम रिपेयर करते हैं, फिर एयर हेडक्वार्टर आ जाता है। तो मैंने ये सब जगह मैंने उस हंटर एयरक्राफ्ट को जाके देखा। हाँ। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ था जब मैं वायुसेना के एयर हेडक्वार्टर, जिसको हम कहते हैं वायुसेना भवन, वहाँ पे मैं पोस्टेड था जी। और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जा रहा था कि हंटर एयरक्राफ्ट बहुत पुराना हो गया है और इस हंटर एयरक्राफ्ट को अब हटा दिया जाए वायुसेना की सर्विस से। और ये काम मुझे ही उस फाइल पे शुरुआत करनी पड़ी। तो ये मेरे लिए बड़ा दुख की बात थी, लेकिन ये दुख की बात है, लेकिन वो इतिहास भी आपके इतिहास नाम है। है, आगे वो आपके बढ़ने के नाम लिए- है ये। जी जी जी, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल सही है। वायु सैनिकों का जज्बा तो बिल्कुल काबिल तारीफ है कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है, ये जज्बा लेके जाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा हमारे वायु सैनिक अमर बलिदानी जो हुए हैं, उनके कुछ किस तरह से उन्होंने अपना जीवन दिखाया और देश के लिए अपने प्राणों न्यौछावर किए। मेरा ये मानना है कि सेना, वायुसेना को अभी नहीं, हम सेना की बात करते हैं, तीनों सर्विसेज का, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायुसेना हो, इसमें वो ही लोग जाते हैं जो जिनमें एक जुनून होता है। बिल्कुल सही कि है। मुझे फौज में जाना है। फौज में क्यों जाना है? भारत माँ की सेवा करना, सेवा की, और सीधे भारत माँ की सेवा करना है। सेवा हर एक कोई जो भी भारतीय हैं वो सभी भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, लेकिन शायद सेना में जो लोग जाते हैं वो सीधे उनके चरण स्पर्श करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग के लिए, वायु सैनिकों के लिए या थल सेना के जो भी अधिकारी, जो भी सैनिक होते हैं, सबके लिए, जल सेना के, हम सबके लिए एक ही मोटो रहता है कि भारत की माँ की हमें सेवा करना है। बाकी सब चीज़ें पीछे हैं, हमारी फैमिली बाद में है, देश हमारे लिए सबसे आगे है, देश हमारे लिए सबसे पहले है। और उसी के लिए जो भी कुछ बन पड़ता है हमसे, उसी के लिए हमारे सैनिक गोली भी खा लेते हैं जी। उसी के लिए फाइटर जहाज उड़ाते उड़ाते, हेलीकॉप्टर उड़ाते उड़ाते हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, हमारे अधिकारी जो है अपनी जान दे देते हैं। लेकिन एक कदम क्या, 1 इंच क्या, क्वार्टर इंच क्या, मिलीमीटर क्या, उससे भी हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। दिमाग में बस एक ही जज्बा रहता है कि भारत माँ की शान पे आंच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शैखू ने बड़े भावुक पलों में अपनी माँ के गोद में लेटे हुए कुछ महीने पहले ही जब वो शहीद हुए थे, उसकी एक ऐसी बात हुई, माँ ने पूछा बेटा इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? बोला माँ मैं इमोशनल नहीं हो रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको भगत सिंह की माँ का दर्जा दिलाऊं, देश के लिए शहीद हो। बहुत अच्छा। तो ये जज्बा लेके जब उड़ान भरते हैं तो देश का तो मान सम्मान निखरता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जब वॉर होता है और ये फ्लाइंग करते हैं, फाइटर जहाज, हेलीकॉप्टर जब जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में दुश्मन के ऊपर बम्बार्डिंग करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं ये तो पता रहता है कि क्या हो सकता है, कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क वो उठा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके उस जगह जा रहे हैं। जी। लेकिन क्या वो हिचकिचाते हैं? नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक देखिए कितनी बड़ी जोखिम थी उसमें, और सकुशल वापस आए। देखिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह से अब पहले क्या होता था श्रीवास्तव साहब कि सेना या सैनिकों को ये समझा जाता था कि सिर्फ युद्ध में जाते हैं,
मरते मारते हैं और देश की रक्षा करते हैं। लेकिन अभी हमारे देश में एक बहुत अच्छी ये सकारात्मक शुरुआत है कि अब सैन्य और असैन्य क्षेत्र को मिलाने का एक काम भी कई विभिन्न गतिविधियों के जरिए किया जा रहा है। बिल्कुल। अब नागरिक और सैन्य क्षेत्र में एक इतनी समीपता आ गई है, वो समझते हैं कि सैनिक सिर्फ देश के लिए मरते मारते नहीं हैं, हमारे लिए भी कितना कुछ करते हैं। और जो एयर शोज़ होते हैं वायुसेना दिवस पर विषय और ख़ास अवसरों पर होते हैं, कुछ साल पहले हमारे भोपाल में भी ये हुआ था, और अब अलग अलग शहरों में जो परंपरा शुरू हुई है, पहले सिर्फ दिल्ली में होते थे। तो इसका एक जन जन तक पहुंचने का भारतीय शौर्य का किस तरह से ये माध्यम आप देखते हैं? देखिए क्या होता है कि जनरल पब्लिक में जी अवेयरनेस नहीं होती। बिल्कुल सही। उनको लगता है कि ये सेना के लोग करते क्या रहते हैं। हाँ, लड़ाई तो हो नहीं रही, लड़ाई हो नहीं रही, लड़ाई हो नहीं रही, तो फिर ये करते क्या है ये। क्या? जबकि उनको ये नहीं पता है कि जैसे ही जहाज के पहिए रनवे से ऊपर उठते हैं, रिस्क शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये लड़ाई ही नहीं है, रोज हम वो जंग जीतते हैं, बिल्कुल, रोज जो है हम रिस्क फैक्टर लेके सब काम करते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटते ना, हम अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो ये भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा मूव था, बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि भारतीय सेना के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाया जाए। जी, और उसके लिए वायुसेना के लिए ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने कि हर शहर में आप जाएं और अपना जो शौर्य है, जो वायुसेना का जो एक कर्तव्य होता है, और जो फाइटर जहाज हैं, जो हेलीकॉप्टर जहाज हैं, वो पब्लिक के सामने आके अपने एरोबेटिक शो टाइप का दिखाएं, जिससे पब्लिक को समझ में तो आएगा कि क्या है वायुसेना करती क्या है। और जो आपने देखा होगा कि एक Su-30 जा रहा है या तेजस जा रहा है, वो फिर पलट रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब जो है जब युद्ध होता है तो ये सब कारनामे दिखाने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है, वो प्रैक्टिस भी है उनकी, और लेकिन एक जनता के लिए वो एक रोमांचक और मनोरंजक एक गतिविधि ऐसी है कि जहाँ से सैनिकों के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है, पूरी दुनिया हमारे शौर्य पराक्रम से वाकिफ होती है। जी, मुझे याद है, मुझसे कई साल पहले मैं एक जगह पोस्टिंग पर था, तो एक सज्जन ने, अच्छे पढ़े लिखे सज्जन थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर आप लोग करते क्या हैं, डेली क्या करते हैं। जी जी, और सही बात है, ये दिमाग में आएगा कि लड़ाई तो हो नहीं रही, बिल्कुल, फिर क्या तो फिर करते क्या हैं ये लोग। तो ये एयर शो जो है, ये सबके मन में ये बात को हटा देता है कि ये करते क्या हैं, ये करते हैं जो आसमान पे दिखाते हैं। बिल्कुल सही है, और ये भी करते हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता, कि मैं बात कर रहा हूँ शांतिकालीन गतिविधियों की। युद्धकालीन गतिविधियाँ अलग हैं जब युद्ध काल में होती है, लेकिन शांतिकालीन गतिविधियों में जब प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत के देश के नागरिकों के जनजीवन की सुरक्षा का दायित्व बखूबी निभाती है सेनाएं। बिल्कुल, आपने देखिए जितनी भी आपदाएं अभी तक आई हैं, सबसे खराब आपदा यदि आप माने तो बद्रीनाथ केदारनाथ जी के वहाँ जो केदारनाथ जी के वहाँ जो बहुत ही दर्दनाक सीन था वो, और हमारे भारतीय वायुसेना ने डिसीजन लिया, हेलीकॉप्टर्स भेजे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाने की जितने भी पायलट होते हैं उनकी एक लिमिट होती है कि केवल हम इतनी सॉटी उड़ाएंगे या इतने घंटे इतने मिनट उड़ाएंगे, लेकिन इस बात को सब एक तरफ रख दिया गया। सब दिन रात इसी काम में लगे हुए थे कि यदि ऐसी कोशिश की जाए कि बिल्कुल एक भी आदमी वहाँ ना छूटे, उन सबको जो है ऐसी जगह लाएं जहाँ पे वो आराम से रह सकें। और भारतीय वायुसेना ने उस समय जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उस समय तो मैं भी सर्विस में था, तो हम लोग जिस जगह से ऑपरेशन चल रहा था हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे थे। अच्छा अच्छा, और क्या कहा जाए, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ़। अच्छा, भारतीय वायुसेना के कई ऑपरेशंस हुए हैं, चाहे उनकी हम बात करें ऑपरेशन विजय हो या मेघदूत हो, सफ़ेद सागर, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन गंगा, और अभी हाल ही में हुआ ऑपरेशन दोस्त। ये सब एक मानवीय हितों को भी ध्यान में रखते हुए किए गए थे। ऑपरेशन दोस्त तो जो अभी हुआ है वो भारतीय नागरिकों को जो सुरक्षित लाया गया यहाँ से। तो इस तरह के ऑपरेशंस जो करते हैं तो उसमें किस तरह की भावना एक देश की तो रहती है, लेकिन एक मानवीय भावना भी बलवती होती है वायु सैनिकों में। कभी आपने ऐसा महसूस किया? बिल्कुल, अपनी सेवा के दौरान जब ये आपदा आती है तो हम लोग के मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि चाहे कुछ हो जाए, बिल्कुल, चाहे हमको कितनी ही तकलीफें सहनी पड़े, हमें कुछ रूल ओवर रूल करने पड़े, जी हाँ, लेकिन हम आगे जाएंगे, अपने भारतीयों को जो है बचा के लाएंगे। यदि वो नदी में डूब रहे हैं तो उनको निकाल के लाएंगे, यदि वो किसी देश में फंसे हैं तो कुछ भी करके हम वहाँ जाएंगे और उनको निकाल के लाएंगे। और पूरा वायुसेना जो है, हर अधिकारी, हर सैनिक तब तक शांति से नहीं बैठता
जब तक हमारे एक एक नागरिक जो है सुरक्षा पे नहीं पहुंच जाते। नहीं पहुंच जाते, और बिल्कुल उसके सही। लिए कुछ भी करना पड़े, हम सब करने के लिए तैयार होते अच्छा, अब इसके साथ एक और क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं हमारे देश में। आत्मनिर्भर भारत की जो छवि है उसको सैन्य प्रौद्योगिकी और निखार रही है। आज हमारे देश में स्वदेश निर्मित जो उपकरण बन रहे हैं, सैन्य उपकरण बन रहे हैं, वो भी काफ़ी सफल हो रहे हैं। हैं। ये बहुत ही एक, मैं तो भारत सरकार का बहुत जी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये जो स्कीम शुरू करी आत्मनिर्भर भारत। जी। देखिए, कभी भी जब पहले युद्ध हो, डीआरडीए को बहुत कम लोग समझते थे, जी आज डीआरडीए हर जगह छा रहा है। हाँ, डीआरडीओ है, एचएएल है, बहुत सारी जी हाँ, जी कंपनीज हाँ। जो हैं आज की डेट में वायुसेना के लिए सामान बना रही हैं। और जो प्रोत्साहन सरकार ने दिया है, जी, सरकार ने अपनी नीतियां चेंज करी इस चेंज बात के कर लिए। और कई बार होता ना कि किसी चीज़ के लिए थोड़ा पुश करना पड़ता है। जी, एक हमारे अंदर एक होता है कि अरे चल तो रहा है, हाँ, लेकिन यदि हम लंबी सोच रखें और हम ये सोचें कि जब वॉर होती है, जी, आप सोचिए वॉर हो रही है और जिस कंट्री का हम जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो कंट्री हमारे अगेंस्ट में हो जाए, बिल्कुल, तो हम कैसे लड़ाई जीतेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन यदि हमारी भारत की इंडस्ट्री का सपोर्ट है हमारे साथ, जी हाँ, जी हाँ, तो भारत की इंडस्ट्री है, वो भी भारतीय है, हम भी आत्मनिर्भरता भारत बहुत है, भारत जरूरी की है। सेना है। तो बिल्कुल। वो रात दिन वो भी काम करेंगे, जी रात हाँ। दिन काम करके वो नए नए स्पेस बनाएंगे, नई चीज़ बनाएंगे, जी, भारतीय जी, सेना को सपोर्ट मिलेगा। जी, जी, तो ये तो बहुत ज़रूरी था। इतने साल से ये काम पिछड़ता चला जा रहा था और आज की डेट में ये काम इतने अच्छे स्तर पे पहुंच गया है। अभी अपने रक्षा मंत्री जी ने डिक्लेयर भी किया था कुछ 1 लाख करोड़ ऐसा हाँ। कुछ इनकम हो भी गई, भारत को भी हो गई। ये बहुत रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है रेवेन्यू उससे। जनरेट हो रहा है जी उससे। हाँ, छोटी छोटी कंट्रीज हमको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल, विदेशों इससे में भारत ज़्यादा की आप छवि देखिए, बन रही है। जो इंडस्ट्री होती ना, उनको भी इंकरेजमेंट मिलता है। जी हाँ, जी हाँ, इंडस्ट्री जब डेवलप होती है उसमें रोजगार मिलता है, रोजगार लोगों को। मिलता है। और भारत सरकार को भी इनकम होती है उससे। बिल्कुल सही। भारत का नाम होता है, पूरे देश में नाम जी होता हाँ, जी है, हाँ, पूरे विश्व में नाम होता है। बिल्कुल। आज वायु सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य की बदौलत हम वैश्विक स्तर पर हम टॉप 5 में गिने जाते हैं, चौथे नंबर पर हैं मेरे ख्याल से। तो ये पूरी यात्रा जो रही है इसमें अथक प्रयास रहे हैं। मेरे याद है कि सुब्रतो मुखर्जी साहब, एयर मार्शल जी जी साहब, जी, पहले उनको आप कैसे याद करते हैं? उनका बहुत योगदान रहा है वायुसेना को संवारने निखारने में। देखिए, उनका टाइम बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, जी, मुझे तो वो लगता है बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट टाइम था। जी हाँ। इतने कुछ कम, नहीं से बहुत कुछ बनाना, ये कुछ नहीं से कमाल किया उन्होंने। और जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया, जिस तरह से उन्होंने वायुसेना को एक दिशा प्रदान जी करी, हाँ, जी उन्होंने हाँ। एक रोड मैप तैयार किया था। तो उसी दिशा को देखते हुए, उसी रोड मैप पे चलते हुए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए, भारत सरकार के आशीर्वाद से, भारत सरकार के सपोर्ट से, जी, जी। हमारे इंडस्ट्रीज़ के सपोर्ट से आज जो वायुसेना आपको दिख रही है वो एक बहुत ही महान वायुसेना है। और जैसा अभी आपने कहा कि हम जो है अब विश्व में एक रैंकिंग लेके आ चुके हैं। लेके आ चुके हैं। अच्छा, आपको अपने सेवा काल का कुछ ऐसा अनुभव याद हो जो आप बार बार अक्सर आपके दिमाग में आता हो, आप उसे शेयर करना चाहते हैं या सोचते रहते हैं? हाँ, एक्चुअली ऐसे तो बहुत बहुत सारे मौके आए, लेकिन मैं एक जगह था, जैसे आपने पुराने जहाज़ों की बात करी, तो किसी ने आके हम लोग को बताया कि एक जहाज़ लगता है यहाँ पे गिरा हुआ है। हाँ। वो असल में एक रिवर थी, सूख गई थी वो रिवर, और उसमें जहाज़ कभी गिरा था अंदर। जी। तो उसका हम लोगों ने स्टडी किया, उसको निकाला, बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में वो जहाज़ निकला। चांस की बात है, हर जहाज़ का एक यूनिक नंबर होता है। अच्छा। तो वो नंबर दिखाई दे गया, तो हमारी टीम ने जो उस नंबर का स्टडी किया तो पता चला कि ये स्पिटफायर जहाज़ है जी, जो 1947 में क्रैश हुआ इस जगह, रिवर थी। अच्छा, और वो ज़मीन के अंदर चला गया। वाह। और उसके जो पायलट थे, पायलट ऑफ सब क्रूज नाम था उनका, जी, वो बच गए, वो बाहर आ गए। तो उस स्टेशन का हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी तो पता चल गया कि हाँ, ये स्पिटफायर जहाज। अच्छा। कंपनी से भी बात करी, फिर स्पिटफायर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेके जब हम अपने यूनिट में आ गए, तब हमने डिसाइड किया कि इसको बना देते। तो उसको हमने पूरा एक जहाज में कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा। 5 फीट का एक टुकड़ा मिला था, उससे 47 फीट का पूरा जहाज बनाया। ये 5 फीट के टुकड़े से 47 फीट पूरा का बिल्कुल जहाज। हूबहू वैसा का वैसा जहाज बना दिया। उसका इंजन जो है पिस्टन इंजन था। हाँ। वो चूंकि ऑपरेशनल नहीं था, इसलिए हम लोग इंजन फिट नहीं कर पाए। जी, जी, लेकिन पूरा हूबहू जहाज बिल्कुल 47 फीट का पूरा स्पिटफायर जहाज हम लोगों ने बनाया। ये हौसला, एक सैन्य जज्बा इसे कहते हैं। और 6 महीने के अंदर, बिल्कुल। 6 महीने और आज भी उदाहरण दिए जाते हैं, जब भी कुछ कार्रवाई होती है त्वरित और बड़े ऊर्जा के साथ, तो उसको कहते हैं सैन्य स्तर पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही कारगिल में हुआ था। जी। कारगिल में भी जो है वो अचानक हमको बोला गया कि ये जगह खाली करो। जी, जी, तो
कई चीज़ें भारी चीज़ें होती हैं, उनको उठाना है, उसके लिए क्रेन चाहिए। पीस टाइम में तो क्रेन भी मिल जाएगी फोकलो, अब यहाँ इतनी सारे कहाँ मिलेंगे। अच्छा। तो जवानों ने अपने कंधे पे जी, उठाया। कारगिल युद्ध के समय आप कहाँ पदस्थ थे? मैं नॉर्थ में ही था, अच्छा, काफ़ी पास में ही था जी, वहाँ जी। से, और वहाँ से ऑपरेशन हो रहे थे। तो वो एक अलग ही माहौल रहता है युद्ध का। बिल्कुल सही मुझे है। लगता है कि जो भी सेना ज्वाइन करता है उसके दिमाग में एक बार ये आता तो है कि काश मैं भी जो हो एक कभी बिल्कुल, युद्ध का बिल्कुल, माहौल बिल्कुल। देखूं। युद्ध अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ लगता है कि हम उसी के लिए, भारत सरकार हमको पे कर रही है, उसी के लिए बिल्कुल, हम तैयारी बिल्कुल। कर रहे हैं, तो युद्ध में पार्टिसिपेट करना बहुत ही गौरव की बात है हम एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब, चलते चलते आप देश के हमारे दर्शकों को, जनता को किस तरह से एक उत्साहित करना चाहेंगे सैन्य क्षेत्र के प्रति? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने देशवासियों को वायुसेना दिवस की बहुत बहुत बधाई दूंगा, और उनको ये कहूँगा कि अपनी सेनाओं पर विश्वास रखिए। जी, उसके बाद में जब सैनिक रिटायर होके आता है तो वो सिर्फ आपसे 2 मीठे शब्द और सम्मान मांगता है, और कुछ नहीं। हम लोग जो हैं जब रिटायर होते हैं तो ईश्वर ने हमको बहुत दे दिया होता है, भारत माँ का आशीर्वाद है हमारे पर, तो हम बिल्कुल। सोशल सर्विस में आ जाते हैं कि हम जी, सोशल जी, सर्विस जी। करना चाहते हैं। कईयों के दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, भारत सुरक्षित है, भारतीय वायुसेना सक्षम है, और मैं तो ये कहूँगा कि आप में यदि जुनून है, आप में वो जज्बा है, बिल्कुल। तो आइए ज़रूर सेनाओं को ज्वाइन करिए और उसकी गौरव गाथाएं सुनिए भी, और जो इतिहास है उसका उसमें झांकिए, और आगे जो गौरवशाली समय है उसमें आप सब आके अपना पार्टिसिपेशन। बिल्कुल सही है। कहा है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, पर मुझे यकीन है ये आसमान ही कम है। बिल्कुल सही। भारतीय वायुसेना के ये जज्बा जो होता है कि बहुत सारी उड़ानें अभी शौर्य की, पराक्रम की बाकी हैं, कीर्तिमान बाकी हैं, और खुला आसमान है वायु सैनिकों के लिए। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, पीके श्रीवास्तव साहब, विशिष्ट सेवा मेडल से आप सम्मानित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जय हिंद।